जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंग को कांग युआन के ट्रेजर के नाम पर एक ईवल सोर्ड मिल गई, जिसमें बेतहाशा ईवल पावर्स भरी हुई थी। तो उसे हासिल करते निंग का खुद पर का कंट्रोल चला गया। वो अब उस ईवल ब्लेड के इन्फ्लुएंस में आकर लॉर्ड चू को खत्म कर देता है। साथ ही साथ उसने मिंग चुआन पर भी हमला किया था, मगर मिंग चुआन उसके अटैक से बचते हुए उस ईवल ब्लेड को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। निंग को पता था कि ईवल ब्लेड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो मिंग चुआन की खातिर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। और इस तरह से मिंग चुआन ने अपने एक और सच्चे दोस्त को खो दिया, जिससे मिंग चुआन का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सभी जीनियस डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं, जो कि ट्रायल खत्म होने के बाद एक जगह पर जमा हुए थे। उन्हें एग्जामिनर बताता है कि आप सभी लोग यहीं पर इंतजार करो। मास्टर फिलहाल मिंग चुआन से पूछताछ कर रही है। जैसे उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो आप सभी को रिवॉर्ड देने यहाँ आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर युन शॉ को देख पाते हैं, जो कि मिंग चुआन को बता रही थी कि यहाँ यानहुआ माउंटेन में हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में फर्क करना अच्छे से जानते हैं। और मिंग चुआन, अब तो तुमने उस जासूस निंग को भी खत्म कर दिया है, इसलिए यानहुआ माउंटेन तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देगा। अब तुम्हें ट्रायल के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सीधे यानहुआ माउंटेन की सेंट की ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। तो मिंग चुआन उससे एक सवाल पूछता है कि तुमने ये जो एडिशनल ट्रायल अरेंज की थी, क्या इसके बारे में यानहुआ माउंटेन को पता है? जिस पर युनशॉ कहती कि मैं तुम्हारा ये सवाल समझ नहीं पाई, क्या तुम मुझे सही से एक्सप्लेन करोगे? तो मिंग चुआन उसे बताने लगा कि मेरा पहले भी ऐसे ही एक डिवाइन लॉर्ड से पाला पड़ चुका है। वो बंदा सेंट के नाम पर एक धब्बा था। उसने डीमंस को खत्म करने के लिए उन्हें डोंगफिंग मैंशन में एंट्री दी, मगर उसकी इस बेवकूफी की वजह से हमारे कई सारे लोग मारे गए। पहला तो मुझे लगा था कि बस वही बंदा एक ईवल सेंट होगा, लेकिन अब तुम्हें और इस ट्रायल को देखकर मुझे एहसास हो गया कि यानहुआ माउंटेन बदतर और बेरहम लोगों से भरा पड़ा है। मिंग चुआन की बातें सुनकर तो युनशॉ काफी ज्यादा भड़क गई। वो अपने सिंहासन से उठते हुए वहाँ पर हेवी प्रेशर रिलीज कर देती है। वो अब मिंग चुआन को सप्रेस करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम यानहुआ माउंटेन पर सवाल उठाओ। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिन्हें तुम कान खोलकर अच्छे से सुनना। जिसे मेरा यानहुआ माउंटेन डिमोनिक बोलता है, वो हमेशा डिमोनिक रहेगा। अगर मेरे यानहुआ माउंटेन ने किसी को ईवल बोला, तो वो हमेशा ईवल होगा। इधर मिंग चुआन उसके हेवी प्रेशर से सीधा घुटनों पर आ गया था। इधर युनशॉ से कहती कि अगर मेरे यानहुआ माउंटेन ने तुम्हें किसी को खत्म करने का हुक्म दिया है, तो फिर तुम्हें उस बंदे को खत्म करना ही होगा। अब यानहुआ माउंटेन चाहता है कि तुम अपने गुस्से को सप्रेस करो, तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। अगर तुम्हें एक पावरफुल सेंट बनना है, तो तुम्हें यानहुआ माउंटेन के हर एक हुक्म को मानना पड़ेगा। इधर मिंग चुआन जैसे तैसे उठते हुए अपनी बॉडी रिफाइनिंग की टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वो युनशॉ को दिखाना चाहता था कि वो उसका मुकाबला कर सकता है। वहीं पर युनशॉ का ब्लू सी ड्रैगन मिंग चुआन की तेवर देखकर भड़क गया। उस ड्रैगन को ये बिल्कुल गवारा नहीं कि मिंग चुआन युनशॉ को उसके तेवर दिखाए। वहीं पर युनशॉ स्माइल करते हुए कहने लगी कि मिंग चुआन, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे यानहुआ माउंटेन के खिलाफ बगावत करोगे? बच्चे, तुम जितने जल्द ये बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन मिंग चुआन उसकी एक नहीं सुनता। उसने तो बस अपनी बॉडी रिफाइनिंग की पावर का शो ऑफ किया था। उसे लगता है कि युनशॉ ये देखकर भड़क जाएगी और फिर मिंग चुआन को उसके साथ फाइट करने का बहाना मिल जाएगा। मगर युनशॉ ने अपना गुस्सा काबू करते हुए अपने हेवी प्रेशर को हटा दिया। वो कहती, मिंग चुआन, मैं जानती हूँ तुम यानहुआ माउंटेन की ट्रायल से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि यानहुआ माउंटेन ह्यूमन लाइफ की जरा भी कदर नहीं करता, लेकिन हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि डीमन रेस के खिलाफ लड़ने के लिए हम खतरनाक वॉरियर्स को खड़े कर पाए। हम सिर्फ तभी ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हमारे पास ब्रूटल सेंट्स होंगे, और इसी वजह से यानहुआ माउंटेन के तौर तरीके थोड़े से अलग हैं। खैर, ये सारी बातें अभी तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। जब तुम यानहुआ माउंटेन में सेंट की ट्रायल के लिए जाओगे, तब ये सारी बातें तुम्हारे समझ आ जाएगी। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि इतना सब होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं यानहुआ माउंटेन पर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा? अब भाड़ में गई तुम्हारी यानहुआ माउंटेन की ट्रेनिंग, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे जाता हुआ देखकर युनशॉ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो कहती, मिंग चुआन, के तुम्हें जरा भी आइडिया है तुम ये क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने उस चौखट के बाहर कदम भी रखा, तो तुम्हारे लिए यानहुआ माउंटेन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जिस पर मिंग चुआन कहता है कि अब मुझे तुम्हारा फालतू सेंट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम सेंट कहाँ बनाते हो? तुम तो बनाते हो कठपुतलियाँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचती रहे। इससे तो बेहतर है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होके हम एग्जामिनर को देख
पाते हैं, जो कि सिटी लॉर्ड के मेंशन में पहुंच चुका था। वो जनरल शाओ को बताता है कि आपके चेस पीस मिंग चुआन ने निंग को खत्म कर दिया, जिसके चलते मिंग चुआन पर जो जासूस होने का इल्जाम लगा था वो भी अब क्लियर हो चुका है। तो मुबारक हो जनरल शाओ, आप एडिशनल ट्रायल जीत चुके हो। ये सुनते ही जनरल शाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उन्होंने एक बार फिर से सिटी लॉर्ड को मात दी थी। सिटी लॉर्ड उनसे कहता है कि निंग को जो ईवल ब्लेड मिली थी वो दरअसल में एक डिवाइन वेपन है, और पता नहीं कब लेकिन तुमने ही उस वेपन को उस केव में छुपा दिया था। मानना पड़ेगा कि तुम चाल चलने के मामले में मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। इनफैक्ट हमारे ग्रेट जाओ डायनेस्टी की रॉयल फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट कर रही है। अगर एम्परर ने वो डिवाइन वेपन तुम्हें गिफ्ट नहीं किया होता तो इस राउंड में तुम्हारी हार पक्की थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मिंग चुआन कभी निंग को खत्म नहीं करता, बल्कि उस ईवल ब्लेड ने ही निंग की जान ली है। जिस पर कमांडर शाओ कहते कि सिटी लॉर्ड अपनी बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ये राउंड में जीत जाओ तो तुम मिंग चुआन का एक डार्क सीक्रेट मुझे बताओगे, तो चलो अब जल्दी से बकना शुरू करो। जिस पर सिटी लॉर्ड कहता है जनरल शाओ, क्या तुमने कभी द डिमोनिक ये नाम सुना है? डीमंस का जिक्र सुनते ही जनरल शाओ काफी ज्यादा टेंस हो गए। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम यानहुआ सिटी के कुछ अनाथ बच्चों को देख पाते हैं, जिन्हें एक बंदा बुली करते हुए उनसे पैसों की मांग कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं, तुम लोग तो गंदे नाली के कीड़े हो, मगर फिर भी मैंने तुम पर रहम दिखाते हुए तुम्हें इस सिटी में रहकर अपना गुजारा चलाने का मौका दिया, और बदले में मैं बस तुम्हारी अर्निंग में से थोड़े से पैसे मांगता हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरा हिस्सा देने के लिए कतरा रहे हो, इसलिए अब मजबूरन मुझे तुम पर जबरदस्ती करनी होगी। और फिर वो जल्दी से जाकर शाओ का बटुआ उससे छीन लेता है। उसे लग रहा था कि इसमें ढेर सारे पैसे होंगे, मगर उस बटुए में से तो एक वुडन की कार्विंग निकली, जो कि शाओ ने मिंग चुआन के लिए बनाई थी, जिसे देखते ही उस बंदे का पारा तो और ज्यादा हाई हो गया। वो शाओ पर एक लात मारते हुए कहने लगा कि बता मेरे पैसे कहाँ पर हैं। शाओ को पीटता हुआ देखकर ओनो भी झटपटाने लगा। वो देखता है कि उस बंदे ने शाओ को पीटने के लिए अपना चाबुक भी बाहर निकाल लिया है, इसलिए ओनो उस टेबल के गेट को तोड़ते हुए सीधा उस बंदे पर कूद जाता है। ओनो ने उस बंदे का हाथ कस के पकड़ लिया था ताकि वो शाओ पर कोई अटैक ना कर पाए। बदले में वो बंदा ओनो पर ही चाबुक से हमले करने लगा, लेकिन ओनो उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही साथ शाओ भी ओनो को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर उस बंदे ने शाओ को काफी दूर पुश कर दिया, जो देखकर अब शाओ के दोस्तों को भी गुस्सा आ गया था। इसलिए वो सब मिलकर उस बंदे की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बंदे ने उन्हें सालों साल हरास किया था, जिसके चलते सभी लोग अपना गुस्सा उस पर उतारने लगे। तो अब इन बच्चों को सबक सिखाने के लिए उस बंदे ने अपनी फाउंडेशन टेक्निक की अर्ली स्टेज को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर गोल्डन रोशनी फ्लो होने लगी, जो कि इन बच्चों को एक ही सेकंड में काफी दूर पटक देती है। अब वो बंदा इन बच्चों को पीटने के लिए अपना चाबुक रेस कर ही रहा था कि तभी उस पर एक सोड हैंडल से अटैक हो गया। इस एक ही ब्लो में वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर पटक गया था, और फिर उसके सामने आ जाता है मिंग चुआन। वो कह रहा था कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम अपनी डेडली फोर्स का यूज करते हुए इन बच्चों को पीटना चाहते थे। ऐसी हरकत एक अच्छा इंसान तो कभी नहीं कर सकता। तो बंदा मिंग चुआन के सामने रहम की भीख मांगने लगा। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड जनरल शाओ को द डिमोनिक के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि इसे शाह बॉडी कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 7 इमोशंस और 6 डिजायर को चैनलिंग करना आना चाहिए, लेकिन इमोशंस और डिजायर के दरमियान हमेशा एक छोटा सा गैप होता है, और वही छोटा सा गैप असल में एक पाथ है जिसे हमारे कांगयुआन के फाउंडर ने हाइड किया था, ताकि ये बात किसी की नजर में ना आए। और ये छोटी सी बात जिसका मैंने जिक्र किया वो बिलोंग करती है डीमन लॉर्ड से। वही दूसरी तरफ मिंग चुआन अपनी तलवार से उस बंदे की गर्दन उड़ाने ही वाला था, मगर शाओ ने समय रहते उसे रोक लिया। वो कहता है मिंग चुआन प्लीज खुद के लिए मुसीबतें खड़ी मत करो। साथ ही साथ उस बंदे से कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुमने हमसे जितने भी पैसे छीने थे वो तुम रख सकते हो, बस आइंदा से हम में से किसी को परेशान मत करना, वरना मेरा दोस्त मिंग चुआन तुम्हें आसानी से खत्म कर देगा। जो सुनते ही वो बंदा अपना सिर पटक पटक के शाओ के सामने माफिया मांगने लगा। वो रोते हुए कह रहा था कि मैं आइंदा से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मिंग चुआन ने उसे दफा होने के लिए बता दिया। अब उस बंदे की वहाँ से जाते हुए शाओ के दोस्त की नजर उसके बटुए पर पड़ी, जिसमें इन सभी बच्चों की मेहनत की कमाई थी। उस बच्चे को अब शाओ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से पैसे उनके हाथ से चले गए। वो अब इसी बारे में सोच रहा था कि तभी शाओ आकर उसे कुछ एलिक्सर्स दे देता है, ताकि ये बच्चे अपनी इंजुरीज को हील कर पाए। अब शाओ के वहाँ से जाते ही उस बच्चे की ईवल ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, और उसने गुस्से में आकर उन सारी एलिक्सर बॉटल्स को ब्रेक कर दिया। वही दूसरी तरफ शाओ ओनो को समझाता है कि तुम बस थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाओगे, इसलिए बिल्कुल गुस्सा मत करो। तभी मिंग चुआन ओनो को चिढ़ाने के लिए कहने लगा कि थोड़ी देर पहले मैंने उस बंदे के साथ तुम्हारी फाइट देखी थी, तुम घोड़े जैसे नहीं बिल्कुल गधे जैसे उसकी मार खा रहे थे, जिसके चलते
फाइनली ये बात साबित हो गई कि तुम कोई घोड़े नहीं बल्कि गधे हो। जो सुनकर ओनो भी उस पर चिल्लाने लगा तो मिंगचान उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे एक गाजर खिला देता है। साथ ही साथ मिंगचान उसका लाड भी कर रहा था। उसे ओनो को चिढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं पर शाओ इमोशनल होकर मिंगचान से कहने लगा कि उस दिन तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें फॉर्मेशन में ट्रैप करके मार देंगे। साथ ही साथ उन्होंने तुम पर एक स्पाई होने का भी इल्जाम लगाया। तो मिंगचान उसे समझाने लगा कि प्लीज मेरे लिए परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूँ। और वैसे भी उन लोगों ने मुझ पर बस जासूस होने का इल्जाम लगाया था, मगर वो इस बात को साबित नहीं कर पाए। लेकिन शाओ को तो यानहुआ माउंटेन की अथॉरिटीज पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी पुख्ता सबूत के मिंगचान पर जासूस होने का इल्जाम लगाया। साथ ही वो मिंगचान से पूछता है कि आखिर उन लोगों को तसल्ली कैसे हुई कि तुम एक स्पाई नहीं हो। जिस पर मिंगचान जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम फ्लावर शॉप वाले निंग को तो जानते ही होंगे। उस बंदे ने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। निंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। मिंगचान अब निंग को याद करके दोबारा से मायूस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड चेस बोर्ड पर बने हुए गैप को कुरेदते हुए बताने लगा कि जब भी किसी इंसान की इमोशंस और डिजायर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब वो बंदा बड़ी आसानी से इस गैप में फंस सकता है। मगर इस गैप में फंसने के बावजूद भी वो डिमोनिक पाथ को अपनाता नहीं, क्योंकि ये गैप यूजुअली काफी ज्यादा छोटा होता है। अगर इस गैप में फंसने के बाद उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो आसानी से इस गैप से रिकवर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मिंगचान और शाओ निंग के फ्लावर शॉप पर पहुंच चुके थे। मिंगचान बड़ी प्यार से निंग के पौधों को पानी दे रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर एक विंडो जैसा स्ट्रक्चर भी बना लेता है, जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ पर चाय के मजे लेते हुए उस विंडो से झांकने लगे। शाओ कहता है कि विंडो तो बिल्कुल पेंटिंग जैसी नजर आ रही है। शायद सीनियर निंग ऐसे खूबसूरत नजारे को हर रोज एंजॉय करते होंगे। साथ ही साथ मिंगचान से कहता है कि शायद तुमने निंग को प्रॉमिस किया था कि तुम उसके जाने के बाद उसके पौधों का ख्याल रखोगे। जिस पर मिंगचान जवाब देते हुए कहने लगा कि इतना तो मैं निंग के लिए कर ही सकता हूँ। तो शाओ कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री हूँ, लेकिन आज न कल तुम यानहुआ माउंटेन पर सेंट की ट्रेनिंग के लिए चले जाओगे, फिर तुम्हारे जाने के बाद इन पौधों का क्या होगा। जिस पर मिंगचान कहता है शाओ मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, दरअसल मैं यानहुआ माउंटेन का सेंट नहीं बनने वाला। ये सुनकर तो शाओ को बहुत बड़ा झटका लग गया था। वो कहने लगा मिंगचान प्लीज ऐसी बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सारी मुश्किलों का सामना किया है, तो फिर तुम इतनी दूर आने के बाद हार क्यों मान रहे हो। जिस पर मिंगचान कहते हैं हाँ यहाँ तक आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, कई बार तो मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी, और ये सब इसीलिए ताकि मैं यानहुआ माउंटेन को क्लाइंब करके एक पावरफुल सेंट बन पाऊँ। मगर इन लोगों ने मेरी सेंट बनने की ख्वाहिश को मार दिया। मुझे तो लगता था कि यानहुआ माउंटेन के लोग किसी गॉड से कम नहीं होंगे, लेकिन असल में वो सब के सब कचरा है। वो लोग अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं मिंगचान इतनी मेहनत करने के बाद किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता। मैं एक सेंट इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं इस दुनिया से डीमंस का सफाया कर पाऊँ। मगर आज मुझे रियलाइज हुआ कि ये काम करने के लिए मुझे किसी सेंट के खिताब को हासिल करने की जरूरत नहीं, इसलिए आज के बाद मैं अपने पाथ को खुद चुनूंगा। जिस पर शाओ कहते हैं मिंगचान भले ही तुम यानहुआ माउंटेन के सेंट ना बनो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा एक सेंट रहोगे। मेरे सामने तुम सबसे प्यारे डिवाइन सेंट हो। ये सुनकर मिंगचान को हंसी आने लगी। वो कहते हैं शाओ तुम तो बिल्कुल लड़कियों जैसी मुझ पर लाइन मार रहे हो। जो सुनकर शाओ शर्माने लगा, और उसी वक्त मिंगचान की नजर पड़ी युआनटोंग पर। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड बताता है कि हमें इस डिमोनिक गैप को और गहरा करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। समय के साथ हम उस गैप को कुरेद कुरेद के उसे और गहरा बना सकते हैं, ताकि उसमें ट्रैप हुआ बंदा दोबारा से कभी रिकवर ना हो पाए। वहीं पर मिंगचान शाओ से पूछता है कि युआनटोंग यहाँ पर क्या कर रहा था। तो शाओ कहता है शायद तुम्हें पता नहीं, युआनटोंग तो इसी यूलान स्ट्रीट से बिलोंग करता है। पूरे यूलान स्ट्रीट पर इस बंदे के गजब के जलवे हैं। लोगों ने तो उसे द लेजेंडरी युआनटोंग ये नाम भी दिया था। दरअसल इस बंदे ने 13 साल की उम्र में फोर्सफुली अपनी कोर को ओपन किया था, और महज 2 सालों के अंदर वो इतना पावरफुल योद्धा बन गया कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी फाउंडेशन टेक्निक काफी ज्यादा यूनिक है, जिसे लोगों ने हैमर फोर्स से नाम दिया। उसके पास एक पावरफुल मेस वेपन है जो कि गोल्डन ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए 9 डार्कनेस को हटा सकता है। एक जमाने में इस बंदे ने अपनी हैमर फोर्स का यूज करते हुए पूरे यानहुआ सिटी पर अपना दबदबा कायम किया था। यंगर जनरेशन के किसी भी जीनियस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युआनटोंग का मुकाबला कर पाए। इस बंदे ने अकेले ही सबको सप्रेस कर दिया, और इसी वजह से इस बात में कोई शक नहीं कि यानहुआ सिटी का टॉप टैलेंट है। साथ ही साथ इस बंदे को हमारे यूलान स्ट्रीट का प्राइड ये टाइटल भी दिया गया, मगर फिर अचानक से 2 साल पहले वो गायब हो गया था, और इसी वजह से उसका टॉप टैलेंट का खिताब यान फैमिली के पास चला गया। वरना यान शिटोंग की क्या
ही मजाल कि वो युआन टोंग से उसका खिताब छीन पाए। मिंग चुआन तो युआन टोंग की ये कहानी सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि युआन टोंग इतना ज्यादा डैशिंग होगा। मगर उसके सामने बस अभी एक ही सवाल था कि आखिर 2 सालों तक युआन टोंग कहाँ गायब हो गया। तो शाओ उसे बताता है कि दरअसल युआन टोंग की एक छोटी बहन थी। तुम यूँ समझ लो कि उसकी बहन ही उसके लिए पूरी फैमिली थी, मगर उसे किसी ने काफी मिस्टीरियस तरीके से मार दिया था। लोगों का मानना है कि ये काम डीमंस का होगा और उसी दिन से युआन टोंग 2 सालों के लिए गायब हो गया। वो कहाँ गया, उसने क्या किया, ये आज तक एक राज है। युआन टोंग की ये कहानी सुनने के बाद मिंग चुआन के दिमाग में हजारों सवाल खड़े हो गए थे, जिनके जवाब वो जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेगा। अब वो शाओ से कहता है कि तुम घर वापस जाओ, तब तक मैं हमारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। जिस पर शाओ कहते हैं हाँ, मगर खाना थोड़ा सा ज्यादा लाना। वो क्या है ना, मेरे दोस्त भी काफी ज्यादा भूखे होंगे और उन बेचारों के पास तो कोई पैसे भी नहीं। अब शाओ के वहाँ से जाने के बाद मिंग चुआन निंग की सोड को देखता है, जो कि वहीं पर एक कोने में पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड उस चेस बोर्ड की गैप को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगा कि बस इस गैप को ऐसे ही कुरेद के हमें इसे वाइड बनाना है, ताकि वो बंदा इसमें से कभी बाहर निकलने न पाए। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ इवल शैडोज को इमर्ज होते हुए देखते हैं, जिसमें से वो इनकीपर बाहर आ गया था। दरअसल ये वही बंदा है जिसे मिंग चुआन थोड़ी देर पहले निपटाने वाला था। वो शाओ के दोस्त को पैसों का बंटवा दिखाते हुए कहने लगा कि बच्चे क्या तुझे और खाना चाहिए। वहीं पर शाओ अपने दोस्तों के लिए ढेर सारा खाना लेकर वापिस आ गया था। शाओ के वहाँ आते वो इवल शैडो अपने आप गायब हो जाती है। साथ ही शाओ देखता है कि उसके दोस्त किसी जानवर का पाव रोस्ट करके खा रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर ब्लड की एक ट्रेल भी मौजूद थी, जो देखकर शाओ की दिल की धड़कनें बढ़ गई। तो शाओ सीधे स्टेबल में पहुँच जाता है। वहाँ मौजूद हॉर्सेस काफी ज्यादा डरे हुए थे। तो शाओ उस ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए सीधा ओनो के पास चला गया। वहाँ का नजारा देखकर तो शाओ का दिल दहल गया था। दरअसल उसके दोस्तों ने ओनो के ही पाव को काट कर उसे रोस्ट किया था। साथ ही शाओ को कुछ विजन्स भी नजर आने लगे, जिसमें वो देख पाता है कि कैसे उसके दोस्तों ने ओनो को बुली करते हुए उसका पाव काट दिया। तो शाओ ने सीधे जाकर अपने दोस्तों को पीटना शुरू कर दिया। उनसे रोते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे ओनो के साथ ऐसा क्यों किया, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो बंदा तुरंत ही शाओ को नीचे पटकते हुए उसे लातों से पीटने लगा। वो कहता है कि तेरा ओनो किसी काम का नहीं था, और वैसे भी हमने उस गधे को मारा थोड़ी ना है, बस उसका एक पाव काट दिया। तो इसमें इतना गुस्सा दिखाने वाली क्या बात हो गई। गाइस वाकई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। अब शाओ उस बंदे को दूर ढकेलते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे ओनो को चोट पहुंचाई है, इसीलिए मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मगर वो बच्चे ही टीम अप होकर शाओ को बुरी तरह से पीटने लगे थे। साथ ही साथ वहाँ पर हमें एक ब्रेड का पीस भी पड़ा हुआ मिलता है, और ये सब उसी की करामत थी। वही दूसरी तरफ ओनो की बॉडी में भी वही ईवल ऑरा रिलीज होने लगी। वो अब सीधे शाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इधर कमांडर शाओ गुस्से में चेस बोर्ड से उठ गए। वो सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा कि कमांडर शाओ, तुमने ह्यूमैनिटी को एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड से इंट्रोड्यूस किया, जो कि वाकई काफी ज्यादा कमाल की है। मगर ह्यूमैनिटी के लिए एक नई कल्टीवेशन मेथड का यूज करने वाले तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अपनी मन मर्जी करता रहा और यानहुआ माउंटेन को इसकी खबर भी नहीं है? मैंने ट्रायल्स को मैनिपुलेट किया और यानहुआ माउंटेन के लोगों ने इस पर अपना एतराज भी नहीं जताया। तब तक वहाँ पर कुछ इवल स्नेक्स भी क्रिएट हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड कह रहा था कि जैसे तुम बॉडी रिफाइनिंग को सपोर्ट करते हो, वैसे ही मैं भी डिमोनिक पाथ को सपोर्ट करता हूँ। और गाइस यहाँ पर खुलते हैं डीमन हंटर सीरीज के सीजन 2 के सारे पत्ते। सिटी लॉर्ड कह रहा था कि मेरी ये डिमोनिक पाथ डीमन लॉर्ड की है, जो कि यानहुआ माउंटेन को भी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए तो वो लोग मुझे ट्रायल में अपनी मन मर्जी चलाने दे रहे हैं। तुमने मिंग चुआन को अपना चेस पीस चुना क्योंकि तुमने इस नाइनिंग प्रीफिक्चर फाइल्स को पढ़ा होगा, मगर उन फाइल्स में कई सारे हिडन सेक्शन हैं, जिन पर कभी तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ी। इधर कमांडर शाओ तो उन डिमोनिक स्नेक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि सिटी लॉर्ड ने डिमोनिक वे का रास्ता चुना और अब वो पूरी तरह से करप्ट हो गया था। साथ ही साथ वो देखते हैं कि कुछ डिमोनिक स्नेक्स हॉल से बाहर चले गए हैं और अब फाइनली सिटी लॉर्ड मिंग चुआन के सीक्रेट के बारे में शाओ को बताने लगा। वो कहता है कि जब मिंग चुआन की सिटी पर डीमंस का अटैक हुआ था, तब मिंग चुआन भी डिमोनिक वेज की खाई में गिर गया। भले ही उसने दोबारा से खुद को नॉर्मल कर लिया, लेकिन वो डिमोनिक पाथ अभी भी उसके अंदर मौजूद है। तो मैंने बस उस पाथ को कुरेद कर बड़ा करने के लिए कुछ तरीकों का यूज किया। मैंने जानबूझकर ट्रायल्स को मैनिपुलेट करके उसके इमोशंस को बढ़ा दिया था, ताकि वो आज न कल इस डिमोनिक पाथ को अपना ले। फिर तो मिंग चुआन तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग की पाथ पर नहीं चलेगा, बल्कि वो चलेगा मेरी डिमोनिक पाथ पर। सो गाइस यहाँ पर कुछ चीजें तो क्लियर हो गई, जैसे कि सिटी लॉर्ड एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और उसे यानहुआ माउंटेन का पूरा सपोर्ट था। उसे पता है कि मिंग चुआन आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा, इसलिए उसने मिंग चुआन
को इस डिमोनिक पाथ की खाई में डालने के लिए इतने दिनों तक उसे टॉर्चर किया, उसके इमोशंस के साथ खेलता रहा। वही दूसरी तरफ मिंगचॉन के सामने केवल शैडो सिटी लॉर्ड के फॉर्म में आ जाती है। वो उससे पूछता है कि बताओ मिंगचॉन, तुम्हें यानहुआ सिटी में आने के बाद कैसा लग रहा है। मिंगचॉन को तो तुरंत ही याद आता है कि इसी बंदे ने उसे यानहुआ सिटी तक पहुंचाया था। और तभी सिटी लॉर्ड उसे ईवल ऑरा दिखाते हुए कहने लगा कि भागो मिंगचॉन, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए मिंगचॉन बड़ी तेजी से शाओ के घर पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा देखकर तो मिंगचॉन के होश ही उड़ गए। दरअसल शाओ ने उन सभी बच्चों को खत्म कर दिया था। वो अब इमोशनल होकर मिंगचॉन से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी ओनो शाओ को काटने लगा। इधर मिंगचॉन तो ये सब देखकर ही खून की वोमिटिंग करता है। ओनो और शाओ को पूरी तरह से डिमोनिक एनर्जी ने घेर लिया था। तब तक एक और शैडो सिटी लॉर्ड के फॉर्म में वहाँ पर आ गई। मिंगचॉन उसे गुस्से में पूछता है कि बताओ तुमने ये सब कैसे किया। जिस पर वो कहता है ये कोई मुश्किल काम नहीं था, मैंने तो बस इन बच्चों की ब्रेड में कुछ मिला दिया। जब तुम इस सिटी में नए आए थे तब तुम्हें भी ऐसा ही एक ब्रेड का टुकड़ा मिला था। काश तुम ओनो को उसे खाने से रोक पाते। जब से ओनो ने उस ब्रेड को कंज्यूम किया तभी से वो डिमोनिक पाथ में ट्रैप हो गया था। और आज जब उसने अपने मालिक को मार खाता हुआ देख लिया तब उसकी इमोशन हाई हो गए। इस तरह से ओनो ने पूरी तरह से डिमोनिक पाथ को एक्सेप्ट किया है। और उसी पल में मिंगचॉन के सामने ओनो का डिमोनिक फॉर्म रिवील हो गया। उसने शाओ को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करते हुए वो दोनों एक खतरनाक डीमन में तब्दील हो गए थे। जो सब देखकर मिंगचॉन के भी इमोशन उसके कंट्रोल से बाहर होने लगे। आज सिर्फ उसी की वजह से उसके एक और दोस्त की जान खतरे में पड़ गई। सिटी लॉर्ड कहता है कि मेरे पास डिमोनिक पाथ है और उस पाथ पर चल के तुम बनोगे हमारे डीमन लॉर्ड। सिर्फ तुम्हें डीमन लॉर्ड बनाने के लिए ही मैंने इतनी सारी मुसीबतें उठाई और आज फाइनली मेरे सारे प्लान्स कामयाब होंगे। आज के बाद तुम एक डीमन हंटर नहीं बल्कि डीमंस के बादशाह बन जाओगे। वहीं पर मिंगचॉन देखता है कि शाओ और ओनो रोते हुए वहाँ से भाग रहे हैं। उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, मगर सिटी लॉर्ड की लालच ने इन दोनों को एक डीमन बना दिया। वहीं पर सिटी लॉर्ड कहता है मिंगचॉन, मैं सिटी हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाना। इधर मिंगचॉन शाओ को खोने की वजह से खुद पर का कंट्रोल खोते जा रहा था। उसके अंदर मौजूद डिमोनिक पाथ अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी, जिसके चलते मिंगचॉन उस डार्क ईवल खाई में गिरने लगा। उसके माइंड स्पेस में जैंक्शन देख पाता है कि वहाँ पर ईवल पावर्स की बारिश हो रही है। वही ईवल एनर्जी पूरे चेस बोर्ड पर भी फैलने लगी और सिटी लॉर्ड पागलों जैसे हंसता जा रहा था। तो कमांडर शाओ जल्दी से मिंगचॉन को बचाने के लिए भागने लगे। इधर जैंक्शन भी उस ईवल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक शील्ड एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ मिंगचॉन ने उस डिमोनिक एनर्जी से आजाद होने के लिए खुद को ही स्वॉर्ड से स्टैप कर लिया, जिससे फाइनली वो ईवल पावर उसकी बॉडी से निकल जाती है। अब मिंगचॉन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए ओनो के पीछे जाने लगा। इधर ओनो और शाओ रोते हुए पूरी सिटी में तबाही मचा रहे थे। वही दूसरी तरफ मिंगचॉन उनका पीछा करते हुए मंगोलिया स्ट्रीट पर पहुंच गया। तब तक कमांडर शाओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते ही कि ओनो अब एक खतरनाक डीमन में बदल चुका है और मिंगचॉन बिजली की रफ्तार से भी तेज उसका पीछा कर रहा था। फिर ओनो जानबूझकर युआनटोंग के सामने आ जाता है। उसे पता था कि युआनटोंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर फिर भी वो जानबूझकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। शाओ अच्छे से जानता था कि मिंगचॉन तो कभी उसे मारेगा नहीं, इसलिए वो जानबूझकर युआनटोंग के सामने आया था। उसी वक्त युआनटोंग ने अपने हैमर फोर्स को एक्टिवेट करते हुए उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया। इस एक ही अटैक में ओनो और शाओ की वहीं पर मौत हो गई थी। तब तक मिंगचॉन भी वहाँ पर पहुँच गया। वो देखता है कि युआनटोंग के अटैक में शाओ की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। मिंगचॉन ने एक ही पल में अपने दो दोस्तों को खो दिया था, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसका अपने इमोशंस पर कोई भी काबू नहीं रहा। उसे अब ओनो और शाओ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। मिंगचॉन को लगता है कि युआनटोंग की वजह से ही उसके दोस्त की मौत हो गई, इसलिए वो गुस्से में पूरी तरह से बौखला गया, जिसके चलते वो सीधे युआनटोंग पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। तो गाइस, इस तरह से इस कहानी में एक बहुत ही अलग मोड़ आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।